अदालत ने भी इस मामले पर बरहमी का इजहार किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से बात नहीं करते, अब तो वो बाहर हैं, राब्ते और ज़्यादा मुश्किल हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर क्या मामला पहुँच चुके हैं जो आपस में तय नहीं हो पा रही ये चीज़? मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा और शायद अदालत को ही इसमें कोई फ़ैसला सुनाना पड़ जाए। और उसकी वजह यह है कि इनमें एतमाद की कमी है सब तरफ। और दूसरी बात ये भी है कि इदारों को मजबूत करना किसी भी पार्टी के हक़ में नहीं होता हमारे यहाँ, माज़रत के साथ। उसकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह आप फॉरेन फंडिंग केस का मामला देख लें, आप ये देख लें कि यहाँ पर हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि जज भी इनके अपने हों, प्रोसिक्यूशन भी इनकी हो, पुलिस भी इनकी हो, सब कुछ इनका हो। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन में भी अपने लोग चाहते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि चलें, हम अगर कोई धांधली करेंगे, कोई दो नंबरी करेंगे, कुछ करेंगे तो हमारा बंदा लगा होगा तो वो जनाब कुछ नहीं करेगा। मैं मिसाल देता हूँ, नैब आप देख लें, कमर ज़मान चौधरी साहब लगाए हुए थे अभी जस्टिस राइट जावेद इकबाल साहब से पहले, तो आपने देखा कोई केस सामने आया था। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन एक बहुत अहम इदारा है, वहाँ पर कोशिश ये है कि कोई अपना आदमी लग जाए, अपना आदमी। अब उनको एश्योरेंस दी होती हैं कि जनाब जब आप लगेंगे तो देखें आप हमारे काम आएंगे, हमारे काम करेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी आप लगा देंगे वो तो किसी की नहीं सुनेगा, वो तो फिर किसी को फ़ायदा नहीं देगा। तो लिहाजा होता ये नहीं है कि कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट आदमी का आप कहेंगे, कोशिश करेंगे कि यार ये हो जाए जिस पर पूरी कौम कहेगी जनाब कमाल कर दिया है। आपको ऐसे से नाम मिलेंगे जो कभी किसी हुकूमत के साथ सर्व कर चुके हैं, उनके किसी हुकूमत के साथ इंटरेस्ट है, किसी हुकूमत। अब वो दूसरी पार्टी मानती नहीं हो, कहती जनाब ये तो आपके साथ रहा है, वो कहेंगे जी फलां बंदा तो आपके साथ रहा है, उनके आपसे ये ताल्लुक है, उनका आपसे ताल्लुक है। तो इस वजह से दोनों ही फिर नहीं मान पाते कि किसी बात पर। तो लिहाजा फिर जब मामला अदालत में जाएगा, जो जा चुका है, उन्होंने तो 10 दिन का वक्त दिया है, क्या ही अच्छा हो कि 10 दिन में ये कोई फैसला कर लें। अगर तो यही फैसला करना है कि बलूचिस्तान में जनाब आपकी हुकूमत है, आपका नाम ठीक है, और सिंध में हमारी हुकूमत है अपोजिशन की या पीपल्स पार्टी की, तो जनाब हमारा आदमी ठीक है, फिर तो फैसला हो जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला ज़रा मुख्तलिफ है, जबकि ये 5 लोग बड़े अहम होते हैं, तो ये नहीं है कि कोई एक शख्स ही फिर बड़े आसानी से फैसले कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे सियासतदानों का हाल तो देखें कि किसी एक नाम पर ही मुत्तफिक नहीं हो सकते। 22 करोड़ की आबादी में से एक शख्स नहीं ढूंढ पाते ये। ठीक है, चलें उसामा, जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का ये मोटिव लेकर सामने आई थी हुकूमत, तो बात करती थी मेरिट की। तो गुलाम मुर्तज़ा, ये जो 3 नाम हुकूमत की जानिब से सामने आए, ज़ाहिर अपोजिशन इस पर राज़ी नहीं हो रही, अपोजिशन के जो नाम है उस पर हुकूमत को एतराज़ है। ये 3 नाम बाबर याकूब, फजल अब्बास, आरिफ खान, क्या इस ओहदे के मेरिट पर पूरे उतरते हैं? बाबर याकूब साहब का तो मुतल्लिका तजुर्बा भी है एक तवील अरसे से। जी बहुत शुक्रिया अरबाब। बात यह है कि आज जो वज़ीर आज़म साहब को अपनी इस मुलाकात में और अपने इजलास में जो बातें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। ये बुनियादी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वक्त से पहले नाम जो हैं वो अपोजिशन लीडर को भेजे, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करे। इन्होंने मुशावरत शुरू करना भी गवारा नहीं किया खान साहब ने, जिसकी वजह से आज ये आइनी खला या आइनी बहरान, जिसको जो भी कहें, ये पैदा हुआ। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए 3 नाम उन्होंने भिजवाए थे, नासिर महमूद खोसा और जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ जो हैं, ये नाम 3 भिजवाए गए थे। तीनों बड़े काबिल और अहलियत वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इनका 2 साल का अरसा भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी रिटायर हुए हों। 2 साल तक इनको वक्त हो चुका है। जो अगर बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद साहब, जो उनको अगर आप रिटायर करके और उन्हें आप अगर लगाते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 2 साल का वक्त एक होता है कि आपने सरकारी ओहदा उसके बाद नहीं लेना, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। ये एक आइनी सीट है जिसका हलफ उठाना पड़ता है, तो ये चैलेंज भी हो सकता है, इस तरह के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। वो नो डाउट कि उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है और यहाँ वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी के तौर पे रहे हैं और उनका तजर्बा भी है। लेकिन एक वस्त तजर्बा ये भी है कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो उन्हीं की ज़ेर निगरानी हुए हैं। तीसरी अहम बात ये है कि किसी को भी लगा लें, कोई सियासी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नवाज़ लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या कोई और जमात हो, मौलाना फजल रहमान हो या कुछ कोई और हो, वो एक हद तक बहुत, यानी कि डेसिमल्स में, आप इशारियों में ये कह दें कि शायद वो कहीं
खुर्द-बुर्द कर सकें वोटर्स की तादाद में, वोटर्स की लिस्टों में या किसी और जगह पे। ये क्वार्टर्स ही और हैं जहाँ से ये पूरी मैसिव रिगिंग जो है जो होती है उसका मोटिव ही कुछ और होता है। उसमें सियासी जमातें हाथ बांध के खड़ी होती हैं। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा एफिशिएंट ऑफिसर है जो लग जाएगा तो सबकी बात मानता रहेगा। जब आप हलफ उठा लेते हैं कोई भी, अच्छा आइन में जो लिखा हुआ है लफ्ज़ वो है फ्रूटफुल कंसल्टेशन विद द अपोजिशन लीडर। फ्रूटफुल कंसल्टेशंस के लिए आप हाथ तो मिलाते नहीं हैं, तो फ्रूटफुल कंसल्टेशंस कैसे करेंगे आप? सही। और आपने कॉल नहीं करते, आप उनको हाथ मिलाना दूर की बात कॉल नहीं करते। तो ये पार्टियों के अंदर 2-2 3-3 लोग रखे हुए हैं, आगे वो कोशिश करते हैं तो बात आगे बढ़ती है। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, इस तरह तो ज़ाहिर है मामला मज़ीद भी पेचीदा हो सकता है। तो वो जो आर्मी चीफ वाले मामले की मिसहैंडलिंग थी, नहीं होगा, इनकॉम्पिटेंसी। जी जी गुलाम मुर्तज़ा बात कीजिए। आज शहबाज शरीफ साहब के जो मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, यानी आप ये देखें कि जो ही मुफाहमत का माहौल बनने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ शुरू होती है कि कोई बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं और उनके बयानात आने शुरू हो जाते हैं। अरबों डॉलर बढ़ गए हैं, इतने से खरबों डॉलर बढ़ गए हैं, कोई सबूत, कोई बात, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब कौम को इस बात से निकालना है, हमें सब ने मिल के निकालना है। खान साहब को भी इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना होगा और उन्हें डिलीवरी की तरफ देखना होगा। आप अगर चंद दिन पहले ही इस मुशावरत का आगाज़ कर लेते, उसको अहमियत दे देते, समझ लेते कि ये काम अब इस तरह से हो जाएगा, अब नामुकम्मल है ये इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।